नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति बहुत तेज है। संसद में हमने देखा कि किस तरह संविधान के किताबों को लेकर सब इंडिया गठबंधन के साथ ही नजर आए। सारे सांसदों के हाथ में किताब थी। मैं रोज शो करता हूं अभय दुबे जी के साथ। आप देखते हैं, जाने माने पत्रकार हैं। एबीपी चैनल पर रोज आप उनकी बढ़िया बहस सुनते हैं और तमाम किताबें उन्होंने लिखी हैं। बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैंने उनसे पूछना चाहा कि संसद सत्र कैसा रहेगा। राहुल गांधी अब इस ताकत के साथ जब मोदी पर हमला करेंगे तो मोदी कैसे बचाव करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि संविधान का मुद्दा क्यों आखिर जनता के पास तक पहुंच गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान से खिलवाड़ करना चाह रही है, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूरे देश भर में, इसका क्या असर है। और मैंने सबसे रोचक बात पूछी कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। और अभय जी भी कह रहे हैं कि योगी को कोई बचा सकता है तो सिर्फ मोहन भागवत। और मोहन भागवत के मोदी जी से रिश्ते अच्छे नहीं है, सब जानते हैं। तो तमाम विषयों पे मैंने बातचीत की। मैं आपको सीधे ले चलता हूं अभय दुबे जी के पास। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। नई संसद में जब शुरुआत हुई तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी बहस हमें नजर आई। स्पीकर को लेकर भी अब बड़ा गहमा गहमी होनी ही होनी है, ये तय बात है। और जब इंडिया गठबंधन के लोग आए तो हाथ में संविधान था। मतलब संविधान सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही काम नहीं आया। चुनाव के बाद में भी जब नई संसद बन गई तब भी संविधान के मुद्दे पर संसद में हंगामा होना जारी है। और प्रधानमंत्री ने भी ऐलान कर दिया कि आज सब पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को लेकर बात होगी। और खड़गे जी ने कह दिया आपातकाल तो अभी भी देश में लागू है। क्या लग रहा है, ये सत्र जो है बहुत गहमा गहमी होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि चुनाव भले ही खत्म हो गया होगा, लेकिन मूल में संविधान है, संविधान की बात हो रही है। सबके हाथ में संविधान है। संविधान जिनके हाथ में नहीं लेके आए हैं वो भी संविधान की बात कर रहे हैं। तो आज जो संविधान की बात कर रहे हैं, अफसोस ये है कि नए सत्र में जो सांसद कई ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने कई कई बार संविधान को तोड़ा है, अपराधी हैं, अपराधियों के होने के आरोप है, कि तब भी वो संसद में है और संविधान की बात कर रहे हैं। क्या होगा इस सत्र में पूरा, आपको क्या लगता है। सत्र में गतिरोध बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि विपक्ष आजादी के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली संख्याओं की दृष्टि से है, संकल्प में भी बहुत शक्तिशाली है। और जो गैर भाजपा दल हैं जो कि इंडिया गठबंधन बनाते हैं, वो, मेरा मानना यह है कि वो राज्यों के स्तर पर उनके बीच के जो मतभेद हैं, विधानसभा की राजनीति को लेकर जो मतभेद हैं, उनको भुलाकर लोकसभा में वो एकताबद्ध होगा और जबरदस्त रूप से एकताबद्ध होगा। इस प्रकार की बातचीत तृणमूल कांग्रेस से पहले ही कांग्रेस ने कर ली है और ममता बनर्जी भी इसके ऊपर सहमत है। भले ही हरियाणा में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ टूट गया हो, हरियाणा में कांग्रेस ने गठजोड़ तोड़ा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने गठजोड़ तोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद संसद में वो लोग एकजुट होकर करेंगे। आज सीपीआई एमएल के नेता दीपंकर भट्टाचार्य का अखबार में इंटरव्यू छपा है, उन्होंने भी यही बात कही है कि इंडिया गठबंधन जम के भाजपा के खिलाफ संघर्ष करता रहेगा। बिहार में तो वैसे भी इंडिया गठबंधन टूटा ही नहीं है, बल्कि एकजुट है। महाराष्ट्र में भी वो पूरी तरीके से एकजुट है। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। उत्तर प्रदेश में तो तृणमूल कांग्रेस को भी एक टिकट दिया था इंडिया गठबंधन ने, वो चुनाव हार गए, लेकिन वो देखा जाए तो इंडिया गठबंधन वहां भी काम कर रहा है। तो इंडिया गठबंधन लोकसभा के पटल पर एकताबद्ध होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा, उसे आड़े हाथों लेगा, उसे कटघरे में खड़ा करेगा, उसे कोने में धकेलेगा। ये लगभग बिल्कुल तय हो चुका है। संविधान हाथ में लेके आना एक महज प्रतीकात्मक बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि संविधान की आड़ में नरेंद्र मोदी अपनी निरंकुशता कायम करना चाहते थे। देखिए होता क्या है, चुनाव जीतते हैं आप किसी और वजह से, उसके बाद में अपने विचारधारात्मक और अपने मन की इच्छाएं उस जीत के ऊपर आरोपित करते हैं, जीत में से वो अर्थ निकालते हैं। अब 2014 में नरेंद्र मोदी ये पहली बार चुनाव जीता, तो वो किस वजह से चुनाव जीते थे? कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी थी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से माहौल बना था, इसकी वजह से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। नरेंद्र मोदी को तो कोई बाकी गुजरात को छोड़ के बाकी देश में किसी व्यक्ति ने आजमाया नहीं था, तो इनको सत्ता प्राप्त हो गई। इसके बाद रिट्रोस्पेक्टिवली सिंहावलोकनात्मक तरीके से इन्होंने उस चुनाव परिणाम में कुछ बातें उसके ऊपर आरोपित की, जैसे कि देश हिंदुत्व चाहता है,
देश राम मंदिर चाहता है, और साथ में एक बात और आरोपित की कि देश संविधान और चुनाव की आड़ में एक निरंकुश नेता चाहता है, एक ऐसा नेता चाहता है। ये सब 56 इंच का सीना, मोदी जी अपना लिए हुए निर्णय को वापस नहीं लेते वगैरह, ये सब निरंकुशता के ही विभिन्न पहलू थे। भाई किसी नेता को बताने की क्या जरूरत है कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उसका सीना कितने इंच का है। जब ये बात बताई जाती है तो बिना कहे हुए कि हमारी प्रवृत्तियां तानाशाही हैं, तानाशाही प्रवृत्तियों की तरफ ही इशारा होता है, और ये लगातार पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी करते रहे। इस बार वो हारे, लेकिन इतना नहीं हारे कि सत्ता से पूरी तरीके से बाहर हो जाए, तो उसका फिर से वो लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से अपनी उन्हीं प्रवृत्तियों को सामने ला रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के ये कहना कि कांग्रेस ने कभी इमरजेंसी लगाई थी और उसमें संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग किया था, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, ये घिसपिट हो चुकी है। ये ऐसी गाय है, इसका दूध कई बार धोआ जा चुका है, अब उसके अंदर दूध की एक बूंद भी नहीं रह गई है। एक ऐसी हांडी है, काट की हांडी, जो कई बार चढ़ चुकी है, जलकर खाक हो चुकी है, इसका कोई जनता पर असर नहीं पड़ने वाला। ये आरोप लगाना कि राहुल गांधी परिवारवाद ला रहे हैं, सोनिया गांधी भी संसद में है राज्यसभा के जरिए, प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं वगैरह वगैरह, इसका भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं मानता हूं कि कांग्रेस को जो वोट मिलने हैं मिले, एक भी वोट इसलिए नहीं मिला, ये कहना कि कांग्रेस को कोई वोट इसलिए ना मिला हो कि वो परिवारवादी पार्टी है, या भाजपा को एक अतिरिक्त वोट इसलिए मिला हो क्योंकि वो परिवारवादी कांग्रेस से मुकाबला कर रही है, बिल्कुल बेकार की बातें हैं। जिन जिन पार्टियों पे आप परिवारवादी होने का आरोप लगाते थे, वो पार्टियां जम के जीती हैं। कांग्रेस ने अपनी सीटें दूनी कर दी हैं, समाजवादी पार्टी ने तो भाजपा का उत्तर प्रदेश में भुरकुस निकाल दिया है, तेजस्वी यादव की पार्टी ने बहुत जबरदस्त टक्कर बिहार में दी है, और तमिलनाडु में देखिए आप, तमिलनाडु में तो जो स्टालिन की पार्टी है उसकी बड़ी परिवारवाद का आरोप लगाते थे। तो ये सब परिवार, न तो भाजपा का परिवारवाद का आरोप चलेगा, न ही ये आरोप चलेगा कि भाई इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस ने। आज मसला कांग्रेस द्वारा इतने साल पहले 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का नहीं है। आज मसला ये है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने शासन कैसे चलाया। उन्हें गवर्नेंस देने के लिए, सुशासन देने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्या उन्होंने सुशासन दिया? आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुळे नेत ने एक्स के ऊपर एक मीम जो है वो ट्वीट किया है। आप उस मीम को देखिए। उस मीम में पहली तस्वीर है धर्मेंद्र प्रधान की, जो कि शपथ ले रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है, मैं शपथ लेता हूं कि मैं हर पेपर लीक करूंगा। दूसरी तस्वीर है अश्विनी वैष्णव की, जिसमें वो, मैं शपथ लेता हूं कि मैं हर रेल को पटरी से उतार दूंगा। तीसरी तस्वीर है अमित शाह की, मैं शपथ लेता हूं कि हर राज्य को मणिपुर बना दूंगा। फिर उसमें एक तस्वीर प्रधानमंत्री की हुई है, वो कह रहे हैं मैं तो अवतारी हूं, मैं शपथ क्यों लूं। तो ये स्थिति है। अब मीम, ये एक मीम है, ये मजाक उड़ाने के लिए, उपहास करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ऐसे मीम बनते क्यों हैं? ये इस मीम बनाने का पूरा जो मसाला है वो तो भारतीय जनता पार्टी ने मुहैया कराया है। अभी 1 महीना नहीं हुआ है उनकी सरकार को बने हुए, और उनकी सरकार बहुत जबरदस्त गवर्नेंस डेफिसिट की शिकार हो गई है। उनके 3 मंत्री जो हैं कटघरे में खड़े हुए हैं, वो जवाबदेह हैं कि भाई वो कर क्या रहे हैं। बिल्कुल एकदम, मंत्री कितने भी बड़े हों, अमित शाह को आप चाणक्य कहें या और भी कुछ कहने लगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। उन गृह मंत्री के रूप में उनकी विफलता सबके सामने है। अश्विनी वैष्णव को कितना भी बड़ा विशेषज्ञ कहें आप, रेल मंत्री के रूप में उनकी विफलता सबके सामने है। धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना भी मोहब्बत कर धर्मेंद्र प्रधान से कर ले और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नुमाइंदे माना जाए, शिक्षा मंत्री के रूप में उनकी विफलता सबके सामने है। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इमरजेंसी का सवाल उठाने की बजाय वो गवर्नेंस वाले इस मुद्दे को संबोधित करें। अगर उन्होंने महीने 2 महीने और नहीं किया, खुद वो जगह जगह तस्वीरें खिंचाते रहे, योगासन करते रहे और महाकाल के और बाबा विश्वनाथ के दर्शनों में लगे रहे, तो इस सरकार के खिलाफ इतनी ज्यादा नाराजगी पैदा हो जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, जिन दलों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं वो दल सरकार में नहीं है। जनता उनसे कोई उम्मीद नहीं करती है कोई काम करने का। जनता अभी भी नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद करती है कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, ये काम कीजिए। चुनाव से पहले सारे भाजपा समर्थकों का तर्क ये था कि बहुत सी कमियां हैं, लेकिन जनता को अभी भी उन कमियों को दूर करने की उम्मीद नरेंद्र मोदी से ही है। लेकिन चुनावी नतीजों ने बताया है कि सारे लोगों को नरेंद्र मोदी से उम्मीद नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां नरेंद्र मोदी से लोगों की उम्मीद टूट चुकी है।
उन लोगों की नाराजगी का कोई ठिकाना नहीं होगा कि अगर पहले 6 महीने के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने सुशासन का कोई नमूना पेश नहीं किया। तो मुझे लगता है कि सरकार एक बहुत बड़े संकट की तरफ जा रही है। अभय जी, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और बड़े सम्मानित संस्था ने सर्वे किया। उसमें लोगों से पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री के रूप में आप राहुल गांधी को पसंद करेंगे या नरेंद्र मोदी को। अब प्रत्याशित बात यह निकली कि उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा संख्या में, मोदी जी के मुकाबले में काफी बड़ी संख्या में लोगों ने राहुल गांधी बताया। तो राहुल गांधी का कद इस चुनाव ने बहुत बड़ा कर दिया है क्या? और राहुल गांधी संसद में इतनी ताकत के साथ इस बार जब प्रधानमंत्री पर हमला करेंगे तो नैतिक रूप से, मानसिक रूप से क्या प्रधानमंत्री बहुत दबाव में होंगे? देखिए, ये चुनाव से पहले ही इसकी सुगबुगाहट संकेत इसके दिखने लगे थे। ये बात सही है। जब चुनाव नतीजे आए तब ठोस रूप से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री पद की लोकप्रियता में 4% पॉइंट से आगे निकल गए, जो कि एक बड़ा फर्क है। पहले 25% पॉइंट पीछे होते थे। यानी कितनी बड़ी रिकवरी मारी है राहुल गांधी ने। देखिए 25 वो रिकवरी भी पूरी की, साथ में 4 से आगे निकल गए, यानी 29-30% की रिकवरी, प्रतिशत अंकों की रिकवरी उन्होंने मारी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी पहले से ही ढलान से नीचे आ रहे थे। संदीप शास्त्री जो बहुत बड़े चुनाव शास्त्री हैं, उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक विश्लेषण करते हुए हम लोगों को बताया था कि किस तरह राहुल गांधी की लोकप्रियता का जो राष्ट्रीय औसत है, ऐसे कई प्रदेश हैं देश में जहां उनकी लोकप्रियता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, जैसे उत्तर प्रदेश था। वहां आप जब आगे निकल गए हैं वो हैं, ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पूरे देश में अभी सर्वे हो तो राहुल गांधी लोकप्रियता में काफी आगे दिखाई पड़ेंगे। और ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। इस व्यक्ति का पप्पूकरण करने में इन लोगों ने पिछले 10 साल लगाए, न जाने कितना पैसा खर्च किया, पूरा आईटी सेल जिस काम में लगा रहा। आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी का पप्पूकरण तो खत्म हो गया है और नरेंद्र मोदी का मीमीकरण हो गया है। ये बात तो सही है। नरेंद्र मोदी का मीमीकरण हो गया, ये आपने एक नया शब्द निकाल दिया। क्या ये लगता था कभी कि इतनी ताकत के साथ जब विपक्ष हमला करेगा, या लोगों को ये यकीन है कि उस समय नायडू और नीतीश के जो एमपी हैं, क्या वो उतनी ताकत से मोदी का बचाव करेंगे सदन में, या वो खामोश बैठेंगे, भाई तुम दोनों आपस में लड़ना है लड़ते रहो? नायडू और नीतीश के जो समर्थक हैं, देखिए, इनके इसमें विपक्ष किन मुद्दों पे हमला करता है, कौन कौन से मंत्री उसकी फायरिंग रेंज में आते हैं, सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा। जब विपक्ष अश्विनी वैष्णव पे, अमित शाह के ऊपर और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर अटैक करेगा, तब मुझे नहीं लगता कि तेलुगु देशम वाले और जनता दल यूनाइटेड वाले कुछ ऐसा करेंगे। हाँ, जब विश्वास प्रस्ताव इस प्रकार की जब बातें होंगी तब वो सरकार के साथ वोट करेंगे, अगर उन्हें मोदी के साथ सत्ता में भागीदारी करनी है तो। अगर उनका मूड बदल जाता है तो बात दूसरी है। देखिए, अब है क्या, देखने की बात यह है कि अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और एक नहीं, 3 विधानसभा चुनाव होने वाले, और तीनों विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कमजोर विकेट के ऊपर है। हरियाणा में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के हारने के ही अंदेशे ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ रिकवर करना है। राहुल गांधी ने तो रिकवरी कर ली अपनी, अब तो उनको ऊपर ही ऊपर बढ़ना है राहुल गांधी को, क्योंकि वो सरकार में नहीं है। अगर वो सरकार में होते हैं तो फिर दिक्कत होती है, परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है सरकार में, बहुत सी मुश्किलें होती हैं। लेकिन विपक्ष में है, उनका तो सिक्का बढ़ता ही चला जाएगा। जितनी भी भाजपा के प्रति नाराजगी बढ़ेगी, उतना ही राहुल गांधी के पक्ष में चीजें जुड़ती चली जाएंगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी दरअसल जो समय चल रहा है, वो समय भाजपा के लिए एक संकटग्रस्त समय है। और चूंकि फिर से विधानसभा चुनावों का मौसम शुरू होने ही वाला है, भाजपा अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाएगी, तुरंत विधानसभा चुनाव में उसे कूद पड़ना होगा। पड़ी गई है कूद, सब लोग कूद ही पड़े हैं विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बन रही हैं, उसके लिए नियुक्तियां हो रही हैं कि आप विधानसभा चुनाव देखेंगे, आप देखेंगे, वो सब काम चालू हो गया है पूरा का पूरा। तो मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर 3 विधानसभा चुनावों के अंदर कोई रिकवरी नहीं दिखा पाई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी साफ, सब लोग ये मान जाएंगे कि ये ढलान से नीचे गिर रही है और अब इसके संभलने के कोई मौके नहीं है। ऐसे में जो तेलुगु देशम पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है और तमाम छोटे छोटे दल हैं, उनके दिमाग में एक सवाल पैदा होगा
कि वो नरेंद्र मोदी के साथ बने रहने का दूरगामी परिप्रेक्ष्य उनके लिए क्या है। अल्पकालीन परिप्रेक्ष्य तो ये है कि भाई केंद्र में सत्ता में भागीदार है, हमारे लोग मंत्री बने हुए हैं, लेकिन दूरगामी परिप्रेक्ष्य क्या है? क्योंकि सब लोग जानते हैं भाजपा जिस पार्टी को छूती है या जो पार्टी भाजपा को छूती है, चाहे भले सत्ता में बने रहने के लिए या भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के लिए, उस पार्टी का अंततः बहुत नुकसान होता है। जनता दल यूनाइटेड जो थी वो नहीं रह गई। आप उधर देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना जो थी वो नहीं रह गई, अकाली दल जो था वो नहीं रह गया। भाजपा जिन जिन पार्टियों के साथ सत्ता में गई, अन्ना द्रमुक जो थी वो नहीं रह गई, उन पार्टियों को बहुत नुकसान हुआ है। तो क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा के संबंध प्रश्नांकित हैं आज। ये बात बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र का चुनाव मुझे लगता है कि बहुत भारी मुसीबत लेकर आ रहा है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा अकेले मैदान में उतर सकती है, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी और शिंदे पे कोई बहुत ज्यादा भरोसा रहा नहीं है। और महाराष्ट्र में जो झटका लगा है उसकी भरपाई क्या देवेंद्र फडणवीस या कोई दूसरा नेता कर पाएगा? महाराष्ट्र में क्या तस्वीर बनेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस का सितारा तो बुझ गया है। एक जमाने में उनका सितारा चमका था, लेकिन जो राजनीति खेली भाजपा ने वहां पर, उसमें खुद ही देवेंद्र फडणवीस को भाजपा ने दूसरे नंबर पे फेंका ताकि शिवसेना को तोड़ सके, शिवसेना के प्रभुत्व का लाभ उठा सके। महाराष्ट्र भाजपा में बहुत जमाने से एक लॉबी थी जो इस बात का आग्रह कर रही थी कि उसको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अगर उसी वक्त शिवसेना से गठजोड़ करने की बजाय भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ा होता फडणवीस के नेतृत्व में, या जो भी उस वक्त उनका नेता होता, फडणवीस आला कमान की पसंद थे, तो भारतीय जनता पार्टी आज महाराष्ट्र में अकेली सबसे बड़ी पार्टी हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे चुनावी परिणाम निकाल रही थी। विधानसभा में भी अच्छे परिणाम निकाल रही थी, लोकसभा में भी निकाल रही थी, और नगरपालिका के स्तर पर भी, महानगर पालिका के स्तर पर भी अच्छे परिणाम निकाल रही थी। आज उसने उस दौर का पूरी तरीके से लाभ जो है वो नुकसान में बदल चुका है। ये बीच का जो महायुति का जो प्रयोग है, महायुति के प्रयोग ने उस पूरे भाजपा ने जो लाभ की स्थिति थी वो पूरी तरह खो दी है वहां पर। मैं समझता हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना गठबंधन जारी रखेगी, क्योंकि वो सब लोग केंद्र में सत्ता में भागीदार भी हैं, तो बिहार में तो उनके गठबंधन के टूटने के चांस नहीं है। हालांकि बिहार में भी भाजपा की एक मजबूत लॉबी है प्रदेश में, जो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी की मदद के अकेले चुनाव लड़े। तो आला कमान के सामने उस लॉबी की भी अपीलें जाएंगी, उस लॉबी के प्रस्ताव और उसके प्रतिवेदन भी जाएंगे कि भाई ये सब गठजोड़ फटजोड़ छोड़ो और अकेले चुनाव लड़ो। तो उसमें महाराष्ट्र में भाजपा अकेले चुनाव अगर लड़ी तो उसके साथ ये उम्मीद होगी कि शायद वो सबसे बड़े दल के रूप में उभर आए, क्योंकि शिवसेना टूटी हुई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस टूटी हुई है। अगर इन दोनों में दोबारा एकता नहीं होती, इन दोनों पार्टियों में, तो जाहिर है कि जो एकताबद्ध पार्टी तो वहां तो केवल एक ही रह गई ना, या तो कांग्रेस रह गई एकताबद्ध पार्टी या भारतीय जनता पार्टी एकताबद्ध रह गई। तब फिर एक तरह से भाजपा और कांग्रेस ने भी वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है लोकसभा में, तो उस वक्त दूसरी स्थिति बनेगी। अब ये सब भाजपा आला कमान को अपने रणनीतिक निर्णय लेने हैं कि वो कहां पे अकेली लड़ेगी और कहां पे गठजोड़ के साथ लड़ेगी। यूपी में भी एक अलग तरीके का राग चल रहा है। अकेले योगी आदित्यनाथ को फंसाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में एक महंत कहते हैं राजू दास, बड़े बदनाम टाइप के महंत हैं, वो तमाम मुकदमे हैं। वो दो कैबिनेट मिनिस्टर के सामने डीएम से भिड़ गए। डीएम ने उनकी पूरा कच्चा चिट्टा निकाल के रख दिया कि तो अपराधी है, उसका गन हटा दिया। नेशनल चैनल पे महंत को लेकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी खबरें चल रही हैं, और ये माना जा रहा है कि दिल्ली के इशारे के बिना ये खबरें चल नहीं सकती। तो क्या योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी की खबरें चल रही हैं, और ये चल रही है कि भाई योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने की पूरी योजना पे काम हो रहा है। मैं इस बात को एक राष्ट्रीय चैनल पे कह भी चुका हूं, और मैं इस पर लेख भी लिखने वाला हूं। और ये बात अब खुल के भूपेंद्र चौधरी ने, जब जो वहां पर जांच पड़ताल चल रही है, इसमें 40 टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक जितनी रिपोर्ट भूपेंद्र चौधरी के पास आई है, और आज है 25 तारीख, आज शायद 25 तारीख है ना, कल 25 तारीख है, कल 25 तारीख है, 25 तारीख को वो रिपोर्ट पेश होनी है। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने मौखिक रूप से बहुत से पत्रकारों को बहुत सी बातें बताई हैं, और उनमें बात निकल के सामने आ गई है कि सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के दरवाजे फोड़ा जाना है। योगी आदित्यनाथ को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने कानून व्यवस्था में बड़ा अच्छा काम किया, इसलिए महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस होती हैं। तो केंद्र की शह से एक खबर चलवाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है।
तो इस प्रकार की खबर चलवाई जा रही है ताकि वो जो योगी आदित्यनाथ की जो कुछ भी छवि बची हुई है उस छवि को भी बट्टा लग जाए। तो अब योगी आदित्यनाथ एक ही तरीके से अपने आप को बचा रहे क्योंकि अमित शाह ने तो उनके खिलाफ पूरा घोड़े खोल दिए हैं। सारे बंदे अमित शाह के हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं और वो योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार ने समर्थन नहीं दिया, अधिकारियों ने कोई मदद नहीं की और जनप्रतिनिधियों की बिल्कुल सुनी नहीं जाती थी वगैरह वगैरह ये सब। और जो संविदा की यानी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां थी उनमें आरक्षण नहीं था, इसलिए नाराजगी फैल गई। तो ये सारी बातें उस रिपोर्ट में प्रमुखता से लाई जा रही है। जबकि तथ्य यह है कि पूरा का पूरा चुनाव जो है वो अमित शाह लड़ रहे थे। अमित शाह उस पूरे चुनाव के इंचार्ज थे, वही हर जगह प्रबंधन करते थे। तो जो व्यक्ति खुद चुनाव का इंचार्ज था, जिसके खिलाफ खुद जांच होनी चाहिए थी, वो उसकी जांच करा रहा है जिसने 2 टिकट भी नहीं दिलवा पाए पूरे उत्तर प्रदेश में। भाई योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन लोगों को टिकट दिलवाने की कोशिश की, वो सब लोग जो है धीरे धीरे करके उन्हें पता लग गया कि इनको भी टिकट मिलेगा। आखिर में वो 2 निर्वाचन क्षेत्रों पे आ गए। एक था उसमें गाजियाबाद और एक था उसके अंदर कानपुर। यहाँ वीके सिंह को टिकट दिलाना चाहते थे, कानपुर में अपने बंदे को टिकट दिलाना चाहते थे। वीके सिंह का भी टिकट कट गया और कानपुर से भी उनके बंदे को टिकट नहीं मिला। तो एक भी टिकट जो मुख्यमंत्री नहीं दिला पाया, उस व्यक्ति के खिलाफ तो आप ठीकरा, उसके दरवाजे पे आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। और जिनके कहने पे सारे टिकट दिए गए और पूरा भाजपा का उत्तर प्रदेश में धुआं उड़ गया, वो ये जांच करवा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो जांच पड़ताल कितनी बड़ी विडंबना है। अच्छा सर, यूपी में झगड़े खत्म नहीं हो रहे। सोम और संजीव बालियान एक दूसरे के पीछे तलवार लेके गर्दन काटते हुए तुले हुए हैं। ये झगड़े खत्म क्यों नहीं हो रहे? झगड़े क्यों खत्म हो गए? देखिए, झगड़े अगर आला कमान ईमानदार हो तो वो झगड़े खत्म करा देता है। अगर आला कमान ईमानदार हो, निष्पक्ष हो और आला कमान का सम्मान लोगों के मन में हो। उत्तर प्रदेश के नेताओं में किसी में जो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है उसके प्रति कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं बची, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आला कमान ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या गंदा खेल खेला है। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की जरूरतें थी, भाजपा की जरूरतें थी, वो काम तो उन्होंने किया नहीं। और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री दफ्तर के इशारों पर चलने के लिए तैयार नहीं था, पीएमओ के इशारों पर चलने के लिए तैयार नहीं था। कभी पीएमओ की बात मानता था, कभी नहीं मानता था। ऐसी बात भी नहीं हर बार ना मानते हो, लेकिन ऐसी बात भी नहीं कि हर बात मान लेते हो। तो ये जो ऐसे मुख्यमंत्री को बिल्कुल वो किनारे लगा देना चाहते हैं और पूरी कोशिश चल रही है, फाइल तैयार हो रही है आदित्यनाथ के खिलाफ आरोपों की। तो आपको क्या लगता है कि होगी, जब चाहेंगे तो उस पर एक्शन ले लेंगे। आपको क्या लगता है जब योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे तो फिर वो खामोश होकर बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं? नहीं, उनको हटाएंगे तो उनको ऐसे थोड़ा हटाया जाएगा। उनको केंद्र में ले जाएंगे, किसी बड़ी जगह पे बैठाएंगे। केंद्र में कौन सी बड़ी जगह है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा एक ही पद है, वो है प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री का पद तो खाली नहीं है, तो उनको जाहिर है कि किसी कमतर पद पर ही ले जाया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ कुछ करें ना करें, जो राजपूत वोट है वो तो नाराज हो गया, उसका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी में चला जाएगा। योगी आदित्यनाथ के करीबी लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ केंद्र में नहीं जाएंगे, वो वापस गोरखपुर में चले जाएंगे, वो भी कम जिद्दी नहीं है। हाँ, अब ये भी है, मतलब जब ये होगा तय कि भाई उनको हटा ही जाएगा, तो गेंद उनके पाले में होगी। उनको तय करना होगा कि उनका जो तथाकथित पुनर्वास होने वाला है, वो उस पुनर्वास को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। पुनर्वास स्वीकार करने पे भी उन्हें राजनीति करनी होगी और अस्वीकार करने पे भी राजनीति करनी होगी। दोनों हालतों में उन्हें राजनीति करनी होगी और दोनों हालतों में उनकी राजनीति एक ही किस्म की होगी। उनको पद से हटाने वालों को सबक सिखाना। क्या लग रहा है आपको फिर योगी आदित्यनाथ का, जो आप पिछला पृष्ठभूमि जानते हैं, जो उनके तेवर देखते हैं, जो उनकी कार्यशैली देखते हैं आप, तो क्या लगता है वो क्या करेंगे? नहीं, वो तो देखिए, योगी आदित्यनाथ का इतिहास ये है कि वो तो भाजपा के खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा करते रहे। उनकी जो हिंदू युवा सेना थी, उसके उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी लड़ते रहे हैं। फिर योगी भाई, आप 3 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के, फिर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के आप 2017 के बाद से मुख्यमंत्री हैं। तो फिर इस पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए आपको अपनी पूरी पेशबंदी नए सिरे से, पूरी राजनीति को कैलिब्रेट करना होगा ना।
क्योंकि दिल्ली जिस से बड़े हटाया जाएगा तो किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री कुर्सी वो खाली बता थोड़ा रहा रहेगी, हूँ किसी और को बनाया दिल्ली जाएगा। जिसको बनाया जाएगा एक तो उसको ठिकाने लगाएंगे योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से जिन्होंने एक बड़े जिम्मेदार दिल्ली से अवैध जी बड़े जिम्मेदार टाइप के पत्रकार का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति को खत्म करने के लिए एक पिछड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है, और उनके पास जो सूत्र थे, जो सोर्स थे, वो बता रहे थे कि केशव मौर्य का नाम भी तेजी से चल रहा है कि अगर पिछड़ों को हिंदुत्व का वो बात करते रहे हैं, उग्र हैं हिंदुत्व के मामले में, तो पिछड़ी जाति के आते हैं मौर्य कुशवाहा वोट को रोक सकते हैं। तो क्या आपको लगता है पिछड़ी जाति के नाम पर केशव मौर्य की लॉटरी लग सकती है? देखिए, अगर उन्होंने ये सब, केशव मौर्य बहुत दिन से दिल्ली में डेरा डाले पड़े हुए हैं, और मुझे नहीं पता वो चले गए हैं दिल्ली में कि नहीं, कभी भी हैं, मतलब बहुत दिन तक चुनाव के बाद डेरा यहाँ पे डाले रहे, वो वहां पे थे ही नहीं वहां पे। तो वो केशव मौर्य के ऊपर कितने तरह के आपराधिक मुकदमे हैं, क्या हैं, उनकी पृष्ठभूमि सबको मालूम है। मुझे नहीं लगता कि एक ऐसे व्यक्ति, मुकदमे तो सब वापस हो गए ना, किसी नेता पे कहाँ बचे? हाँ, मुकदमे सब वापस हो गए, लेकिन मुकदमे रहे हैं उनके ऊपर। वापस तो सब कुछ हो जाता है सरकार में जब आप होते हैं। आदित्यनाथ के ऊपर भी जो मुकदमे थे वो भी वापस हो गए, लेकिन अमित शाह के ऊपर जो मुकदमे थे वो भी खत्म हो गए। तो वो तो हो ही गए, लेकिन वो पृष्ठभूमि तो अपनी जगह रहती ही है, कौन उससे इनकार करेगा, बात तो वो कही जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मौर्य कुशवाहा सैनी वोटों की दम पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर सकती है, क्योंकि पिछड़े वर्ग की राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत अलग तरह की चीज है, और उसमें भाजपा को बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पिछड़े वर्ग को इस संदेह हो गया है कि ये पार्टी अंततः है ब्राह्मण बनियाई पार्टी, भले ही लफाजी में कुछ भी कहती रहे। क्या लगता है फिर आपको कि अगर पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे कोई, तो अखिलेश यादव का जो पीडीए गठबंधन है, इस गठबंधन से मुकाबला कैसे हो पाएगा? देखिए, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री वो बना दें तब भी अखिलेश यादव से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह है, अगर आप पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आप आदित्यनाथ को हटाएंगे मुख्यमंत्री पद से, तो सबसे पहले उसी से अखिलेश यादव का जो वोट जनाधार है उसके अंदर बड़ा जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। और ये छोटा मोटा इजाफा नहीं होगा, ये 7 से 8% का उछाल उनको प्राप्त होगा अखिलेश यादव, ठाकुर वोटों से। हाँ, राजपूत वोटों से 7 से 8% का उछाल प्राप्त होगा अखिलेश यादव। कुर्मी वोटों के मामले में अखिलेश यादव ने पहले से ही अपनी भाजपा के ऊपर अपनी बढ़तरी साबित कर दी है लोकसभा चुनाव में। तो अखिलेश यादव इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर जितनी सीटें उन्होंने जीती हैं उनको अगर विधानसभा की सीटों के रूप में कन्वर्ट किया जाए तो पहले से बहुमत से आगे निकल चुके हैं वो। हालांकि इस तरह से विधानसभा चुनाव नहीं होता है, वो अलग तरीके से होता है। वो लोकसभा चुनाव, मैं तो केवल एक तकनीकी बात बता रहा हूँ, उन्हें केवल लोकसभा चुनाव के अपने नतीजे को कमोबेश कायम रखना है उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए, और उसके लिए अगर आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो अखिलेश यादव बहुत फायदे में होंगे और उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। एक आखिरी सवाल अभय जी, क्या लगता है योगी की कुर्सी बचेगी या जाएगी? ज्यादा संभावना यही है कि उनकी कुर्सी जाएगी। उनकी कुर्सी अगर कोई बचा सकता है तो मुझे लगता है केवल मोहन भागवत बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और मोहन भागवत के मोदी से रिश्ते अच्छे हैं नहीं। हाँ, बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी सारी बातें करी, आभार। तो ये थे अभय दुबे जी, और आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने अपने तर्कश से वो बातें निकाली जो आपको समझना जरूरी थी। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।